वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो एक और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा टेस्ट है। 2 फुल लेंथ टेस्ट मैं करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत आसानी से मैंने लिंक बना दिए ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से देख के मैनेज कर लो, ठीक है। तो अभी वो 2 टेस्ट लगाइए, अगर नहीं लगाएं एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे ये सब, ठीक है। काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अगेन वही, हमको इन विद्रोहों को क्रोनोलॉजी में सेट करना है। इन चारों विद्रोह को, कौन पहले हुआ कौन बाद में, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसको ट्राई कर लो कि आपका सही होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहाड़िया विद्रोह, सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करें तो दोस्तों टाइम पीरियड याद रखना 1778 में होता है। कब होता है? 1778 है ये, ठीक। 1778। दूसरी बात करें अगर वेल्लोर विद्रोह की, तो ये वेल्लोर विद्रोह हो जाएगा आपका 1806 में, ठीक है। सूरत का नमक विद्रोह अगर बात करें दोस्तों तो ये बहुत लेट में होता है, 1844 में। और आपका नारकेल बेरिया, ये विद्रोह होता है आपका 1831 में। तो आप देख रहे हो ना, ये सबसे पहले है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड की दिक्कत हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। 1778, फिर से बता देता हूँ, 1778, ठीक है। 1778। सूरत नमक विद्रोह की अगर बात करें तो सूरत नमक विद्रोह हो गया 1844। और आपका वेल्लोर म्यूटनी यानी वेल्लोर विद्रोह 1806, ठीक है, 1806। और नारकेल बिया हो गया 1831, ठीक है। यानी इसके हिसाब से अगर देखें तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो बता सकते हो। तो दोस्तों इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया? 1 3 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची के संदर्भ में कौन सी बात सही है? मतलब विथ रेफरेंस टू डिस्टिंग्विश यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? दोस्तों कौन सी सही है ये बतानी है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था इंटेंजिबल कल्चर में, क्या ये बात सही? दूसरी कह रहा है नवरोज, जो नवरोज फेस्टिवल है, पारसी लोग मनाते हैं इसको नए साल के तौर पे, ये 2016 में शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया और दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों चारों ही सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये याद भी रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। कि कुंभ मेले को 2017 में, नवरेज को 2016 में, योग को 2016 में और दुर्गा पूजा को लेटेस्ट में है 2021, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे नज़र मारते हैं। कह रहा है फिर से इसको कलानुक्रम में हमको सुसज्जित करना है, कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। तो आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, ठीक है। चलिए, सहायक संधि दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किसने चलाई थी दोस्तों? वेल्सेली ने चलाई थी, लॉर्ड वेल्सेली ने 1798 में, ठीक है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही 1798 से 1805 तक था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये लॉर्ड कैनिंग ने करी थी 1857 में, ठीक है। 1857 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगर बात करें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, तो उच्च न्यायालयों की स्थापना दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, 1865 में हुई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट ये सारी। लॉर्ड मायो की हत्या, मोए मोए, ये वही है, मोए मोए हो गया, 1872 में हुई थी, ठीक है। इनकी कब हुई थी? 1872 में। तो ये चारों डेट अपन को याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भी होगी। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो सही ऑप्शन कौन सा फिट बैठा? तो सी ऑप्शन एकदम फिट बैठ गया, ठीक है। कोई समस्या हो तो बता सकते हो। मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी, इसी को याद कर लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चले, पहला है कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या ये बहराइच में है दोस्तों? कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के लिए है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूपी के लिए ये
राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये इटावा में है, ये आप घूमे भी होगे। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे यहाँ घड़ियाल और आपको क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चंदौली में है, तो ये गलत है। चा से चंदौली में नहीं है, ये चित्रकूट में है। ये कहाँ है दोस्तों, चित्रकूट में है, ठीक है, चित्रकूट सुना होगा आपने नाम, तो ये गलत हो जाएगा। समान वन्य जीव अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, ये भी सही है, समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये तो सारे सही है, ये सी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन दूसरे स्थान पर है भैया, ठीक है। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या अगर देखी जाए तो उसमें दूसरे स्थान पे कौन आता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, कल मैंने यूपी की जनगणना 2011 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन डाले हैं, अगर आपने उसको नहीं देखे तो देख लो, फिर जवाब देना। और अगर जिसने जिसने देख लिया है तो ये बताओ उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का कितने % लोग रहते हैं ना, कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, बताओ। देखते हैं आपको कितना अच्छे से याद है चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। चलिए इसमें फिर से हमको मैचिंग करनी है। 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से क्रांतिकारी लड़ रहा था ये बताना है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो संबलपुर तो भैया ये मराठाओं का गढ़ था, तो यहाँ से आपका जो सुरेंद्र साई हैं वो लड़ रहे थे संबलपुर से, ठीक है, सुरेंद्र साई हो गए। रायपुर से दोस्तों, रायपुर से लड़ रहे थे नारायण सिंह। कौन लड़ रहे थे, रायपुर से नारायण सिंह हो गए। बिहार तो भैया बहुत फेमस है, कुंवर सिंह, बिहार बहुत फेमस है कुंवर सिंह। अगर नहीं भी कुछ याद हो तो एक ट्रिक बताता हूँ, देखो बिहार कुंवर सिंह का ये ऑलमोस्ट बीपीएससी का एकदम दामाद वाला क्वेश्चन है, ये हर साल ही आता है। तो सी में 4 देखो कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी हो गया। बाकी नहीं भी याद होते तो भी काम हो जाता, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो संबलपुर से कौन हो गया, सुरेंद्र साई, रायपुर से नारायण सिंह, बिहार से कुंवर सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे, ठीक है। कोई समस्या हो तो बता सकते हो। चलो फिर से क्वेश्चन 7 में मैचिंग करेंगे हम लोग। कौन सा कहाँ पे है ये बताना है। कीथम झील दोस्तों कहाँ है, तो कीथम झील दोस्तों आगरा में है, पहली चीज़, ठीक है। बरुआ सागर झील दोस्तों, बरुआ सागर झील ये आप घूमने गए होगे, अगर झांसी फोर्ट गए होगे आप, बरुआ सागर झील झांसी में है। अलवरा झील की अगर बात करें दोस्तों, अलवर झील तो ये कौसाम्बी में पड़ जाएगी आपकी, और नौह झील पड़ गई आपकी मथुरा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन फिट बैठा, डी फिट बैठ गया, ठीक है। चल क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। 1917 में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुरेंद्र बनर्जी या महात्मा गांधी, ठीक है। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी देख रहे थे, तो उन्हीं को एज ए मेंबर सदस्य रूप में शामिल किया गया था कि आप देखिए इसमें क्या आपको कमी पेशी लग रही है बताइए, ठीक है। उस कमेटी को जांच करने के लिए गांधी जी को ही बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, वही असर्शन रीजन है। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, पहली बात स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि शुद्धि आंदोलन कह रहा है स्वामी दयानंद भारतीय समाज में अछूतों को हिंदू ब्राह्मण के समान दर्जा देना चाहते थे दोस्तों। तो ये तो सही है दोस्तों, शुद्धि मूवमेंट चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पर ये कारण गलत है। अब शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था इसलिए जिसके माध्यम से ईसाई बने हिंदुओं को उनकी संस्कृति में वापस लाया जा सके, है ना। जो भी हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे वो वापस आ जाए, है ना, क्योंकि ये भैया वेदास की तरफ लौटो ये भी बहुत आवाज़ देते थे ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का वनावरण क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन फैला हुआ दोस्तों, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ ये है कहाँ पे, तो आपको कभी बता देता हूँ आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं पूछ लूँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो क्या बताओगे, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ हो गया आपका, इंद्रावती छत्तीसगढ़। ये सरल पाल नहीं है दोस्तों, ये सिमली पाल है। सिमली पाल उड़ीसा में है, जो आपने सुना होगा, है ना। ये सरल पाल नहीं, सिमली पाल, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर आई एम सॉरी चलिए दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। फिर से वही क्रोनोलॉजी बतानी है हमको। बीजापुर राजवंश, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राजवंश, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा डीप में होगा, आपको लग रहा होगा। तो दोस्तों बीजापुर 1489 में आता है। अहमदनगर राजवंश जस्ट इसके बाद 1490 में आता है। ठीक है, गोलकुंडा राजवंश की बात करें तो ये 1512 में आता है। गोलकुंडा माइंस भी सुना होगा, आया भी था एपीएस में। कहाँ है भैया? तो हैदराबाद में। ठीक है, वही आंध्र प्रदेश भी कह सकते हो। दूसरी बात करें, क्योंकि भैया पहले तो वहीं पढ़ता था। बीदर राजवंश की बात करें तो ये 1619 में आया था। कब आया था? 1619 में। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। चलो, उत्तर प्रदेश में भारतीय कांग्रेस के सत्र और उसके अध्यक्ष मैचिंग करनी है दोस्तों हमें। ठीक है, ये भी 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोस्तों 1937 का लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू देखते हैं। कौन सा सेशन? लखनऊ सेशन। ठीक है, याद रखिएगा। 1910 की बात करें तो ये होता है आपका प्रयागराज में, और सर विलियम वेडरबर्न देखते हैं इसको, विलियम वेडरबर्न प्रयागराज सेशन। 1905 तो दोस्तों आपको पता ही होगा, यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, ये कहाँ होता है दोस्तों? बनारस सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस। और बच गया 1899 रामचंद्र दत्त देखते हैं, ये भी आपका कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ये भी कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है, किसी तरह की दुख परेशानी फिर से बता देता हूँ। 1937 जवाहरलाल नेहरू, 1937 जवाहरलाल नेहरू लखनऊ। 1910 इलाहाबाद विलियम वेडरबर्न। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बनारस। 1899 रमेश चंद्र दत्त अगेन लखनऊ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। चलिए, चुकंदर में बोरॉन की कमी से हॉट रॉट रोग होता है। द डिफिशिएंसी ऑफ बोरॉन इन बीट रूट कॉज हार्ट रोट डिसीजेस। पहली बात ये सही है। ठीक है, अगर उसमें बोरॉन नहीं है तो हार्ट रोट की दिक्कत आती है। फूल गोभी में बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग रोग हो जाता है। ब्राउनिंग रोग, ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। अगर बोरॉन नहीं है फूल गोभी में तो ब्राउनिंग रोग होने के चांसेस बढ़ते हैं। फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग रोग हो जाता है। क्या ये सही है? तो ये भी सही है, याद रखते जाइएगा, ये भी सही है। पालक में मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पालक में मैग्नीज की कमी से नहीं। मटर सर्दी भर घरों में मोस्ट बनने वाला सब्जी भैया, डेली ऑलमोस्ट बनता है। मटर में मैग्नीज की कमी होने से मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। ठीक है, मटर खा खा के दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से कौन सी संबंधित है? तो सबसे पहले अगर आपको उनका टाइम पीरियड याद है तो आधी बात आपकी यहीं से बन जाएगी। ठीक है, और अगर आपको टाइम पीरियड नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं से आएगी, है ना। तो क्या आपको उनका टाइम पीरियड याद है दोस्तों? चलिए मैं बता देता हूँ, उनका पहले टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ। चलो, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला था मैंने आपको गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड जरूर याद कर लो, क्वेश्चंस आते बहुत हैं। ठीक है, 1786 से 93। अब इनमें से देखो, उनमें 1786 से 93 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कोई दिक्कत नहीं, भी बता देता हूँ। तो देखो, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये तो 1784 में हुई थी, तो भैया ये तो पहले ही हो गई, क्योंकि और वो बना 1786 में गवर्नर, तो ये तो हट गया ऑप्शन। तीसरा, मैसूर युद्ध की बात करें दोस्तों तो ये 1790 से 92 में हुई, 1790 से 92 में हुई। यानी हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा। सेरीपट्टनम की संधि कब हुई, ये भी मैंने शॉर्ट में बताई दोस्तों, देख लेना शॉर्ट में, वॉर बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट देख लिया करो, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं उसमें। 1792 में हुई सेरीनागपट्टनम की संधि। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त दोस्तों ये 1793 में हुआ था। ये कब हुआ? 1793 में। ये भी याद रखो, बहुत क्वेश्चन में आता है ना। तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 3 4, कोई दिक्कत परेशानी? 2 3 4, ठीक है। ये 1784 हो गया, ये 1790 से 92 हो गया, ये 1792 हो गया, और ये 1793 हो गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93 हो गया। एक नंबर, मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो। अकेले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के मैंग्रोव वनावरण का लगभग कितने प्रतिशत भाग मौजूद है? इन साउथ 24 पारगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल अलोन अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ कंट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर इज प्रेजेंट? दोस्तों एकदम फैक्चुअल डाटा है, पूरा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, तो ये 42% है। कितने हैं दोस्तों? 42% है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो 41.74 है,
अगर ऑप्शन में ये होता तो ये करते, पर 41 से ज़्यादा है तो हमने 42 ले लिया, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या इन्होंने करी, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड डफरिन दूसरा अफगान युद्ध, लॉर्ड रिपन एल्बर्टविल विवाद, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको पता ही होगा यार, इनके टाइम पीरियड जिसको याद है वही तो इसको कर पाएगा ना। और ये चलो, ये तो टाइम दिया ही हुआ है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब हुई, एल्बर्ट बिल आया कब भैया, अगर यही नहीं याद है तो कैसे करोगे, समझ गए मेरी बात। चलो बताता हूँ इसको। देखो, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड याद रख लो, 1858 से 1862 है। कब है इसका, 1858 से 1862 हो गया दोस्तों। तो देखो ये तो फिट बैठ रहा है। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग का भी बताया 1858 से 1862, यानी ये इस विद्रोह को भी निपटा देगा। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड दोस्तों क्या है, लॉर्ड डफरिन जो था ये कब आया था, ये आया था जब कांग्रेस का, आपको ध्यान होगा 1885 में कांग्रेस बनी थी, ये उसके टाइम का है ना। और दूसरा अफगान युद्ध 1878-80 में हुआ है। कब हुआ है, 1878 से 1880 में। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम 1876 से 1880 में लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन था, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ये भी बिल्कुल इल्बर्ट बिल से मैच कर रहा है, क्योंकि इल्बर्ट बिल 1884 में आता है और लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ये लिख के भी बता देता हूँ, इल्बर्ट बिल आता है 1800 आपका 83 से 84 में, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड भी यही है, 80 से 84, ठीक है। कोई समस्या हो तो बता सकते हो। तो ये दोस्तों कौन सा, डफरिन नहीं होना चाहिए था, यहाँ लिटन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर आकी गई है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर कितने वर्ग किलोमीटर में आकी गई है वन क्षेत्र, ठीक है। तो ये बताना है, एकदम फैक्चुअल डाटा है। तो ये 13,096 वर्ग किलोमीटर, 13,096 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बाहरी पेड़ जो भी लगे हैं जंगलों के बाहर। निम्नलिखित में से कौन वायसरॉय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय बना था दोस्तों। कौन था एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल इन द वायसरॉय काउंसिल, तो ये बने थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। एक वकील थे ये। चलिए 19 देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य के किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें रामसर साइट में, तो सुर सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है ना, ये आगरा में है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। आगरा में है सबसे छोटी। और अगर इसी में पूछ ले सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, तो अपर गंगा रिवर सुना होगा आपने, ठीक है, जो बहराइच बुलंदशहर में सॉरी पड़ेगी। ऊपरी गंगा नदी या बुलंदशहर में बोल सकते हो। ये वाली जो बर्ड सेंचुरी है ये सबसे बड़ी है। कौन सुबह सुबह याद कर रहा है, बहुत हिचकी आ रही है। चलिए 20 देखते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पहली बात। दूसरी बात, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें से ये बताना है। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब अगर लेटेस्ट डाटा की खनिज डाटा 2023 की बात करें मिनरल रिपोर्ट की, तो ओडिशा भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये बिल्कुल सही है। और लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, याद रखिएगा, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण है। चलिए 21, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आर्थ्रोपोडा श्वास नली और बुक लंग के माध्यम से सांस लेता है दोस्तों, ठीक है। विच टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा रिस्पायर थ्रू ट्रेचिया एंड बुक लंग, ठीक है। चल, तो ये भी कोई आसान है, साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपने साइंस पढ़ रखी है तो आप आराम से इसको बता ले जाओगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं आर्कनीडा आर्थ्रोपोडा। कौन सा होता है, आर्कनीडा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों ये श्वसन नली और बुक लंग के माध्यम से सांस लेता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को वही अभिकथन और कारण बताना हमको। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुफ्त व्यापार की नीति अपनाई थी, पहली बात। कारण, ब्रिटिश सरकार भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाना चाहती थी, ठीक है। कौन सा इनमें से सही है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मुफ्त व्यापार की नीति अपनाई थी, ये बिल्कुल सही है पहला, पर कारण गलत है। क्योंकि कारण समझिए आप,
क्योंकि जो पारंपरिक तरीके से बने भारतीय सामान ब्रिटिश सामानों के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे भैया। इससे भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, है ना, तो इसलिए उन्होंने कर दिया था ये, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है अलिया बोट द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आलिया बेट आइलैंड, भैया आइलैंड बहुत न्यूज़ में है इस बार, लक्षद्वीप देख ही रहो हाहाकार मचाए, तो आइलैंड जरूर भारत के याद रखना। आलिया बेट द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह गुजरात राज्य में स्थित है, पहली बात। यह मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा में स्थित एक द्वीप, नदी द्वीप है। दूसरा कह रहा है ये खंबत की खाड़ी के पास है दोस्तों, तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। एक बार चाहे तो मैप देख सकते हो, इसको पॉज कर लो और डालो एलिया बेट आइलैंड, है ना, आराम से मैप देख लो तो एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, ठीक है, ये ज़रूर कर लो एक बार। चलो 24 देखते हैं दोस्तों। 24 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शहर में गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए केंद्र स्थित है दोस्तों। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन लोकेटेड, इसका सेंटर कहाँ पर है। तो इसका सेंटर दोस्तों वन एंड ओनली बैंगलोर IIT सिटी, ठीक है, बैंगलोर में हो जाएगा। चलो उत्तर प्रदेश बजट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है, पहली बात। दूसरी बात, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है दोस्तों। तो ये बताना है दोस्तों कौन सा गलत है दोस्तों। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है भैया, 19% की वृद्धि हुई है। दूसरा गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर नहीं दोस्तों, पहले स्थान पर आ गया है। अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने पे ये पहले स्थान पर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। बजट के लिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। चलो 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कितने हजार मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान बनाया है दोस्तों। तो ये 26,29,000, कितने 26,29,000 मानव दिवस का मतलब समझते हो, मानव दिवस नहीं होना चाहिए, 26,29,000 मैन डेज सो फार, मतलब इतने आदमी काम कर चुके हैं इतने दिन तक, ठीक है, समझ रहे हो कि 26,29,000 मनरेगा पता है ना आपको, जो आपको 60 डेज 180 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसमें अब तक इतने लाख दिन काम हो चुका है, 26,29,000, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सलबाई और ट्रीटी ऑफ एक्सलैचैपल, ये सब मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई मैंने। तो दोस्तों ट्रीटी ऑफ सूरत, जैसे ही पहली जो एंग्लो मराठा वॉर चल रही होती है 1775 से 82 में, तो 75 में पहले ट्रीटी ऑफ सूरत ही होती है, ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, है ना ये, ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात करें तो ये 1776 में हो जाती है। ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है दोस्तों जब वॉर ख़त्म होने वाली होती है 1782 में। अब इससे ट्रीटी ऑफ सलबाई में कह देते हैं कि 20 साल तक हम युद्ध नहीं लड़ेंगे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच, ये ट्रीटी होती है। पर जैसे ही 20 साल होते हैं तो 1803 में फिर से युद्ध हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का काम ही है युद्ध करो, ट्रीटी करो, फिर ट्रीटी तोड़ दो, फिर से युद्ध करो, ठीक है, मतलब कसम खाओ कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, और कसम तोड़ दो और फिर कसम खाओ, है ना, बड़े ही अजीब थे। ट्रीटी ऑफ एक्सलैचैपल 1748 में होती है, कॉर्नेटिक वॉर के समय, एंग्लो फ्रेंच की जो होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस भाषा की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है दोस्तों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप कह सकते हो संगम साहित्य तमिल भाषाओं को कहा जाता है, ठीक है, संगम लिटरेचर को, तमिल लैंग्वेज को कहा जाता है संगम लिटरेचर, ठीक है। तमिल संगमागम भी चल रहा है, संगम समागम वाराणसी से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1550 में स्वर मेल कलानिधि पुस्तक की रचना करी है, ठीक है, स्वर मेल कलानिधि की पुस्तक की रचना किसने करी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप बताओगे ये राम आमत्य ने। किसने, राम आमत्य, ठीक है, स्वर मेल कलानिधि राम आमत्य, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है। पहली बात, मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। टू द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान लाइज द बैरन आइलैंड विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो।
पहली बात। दूसरा, नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूर्व स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम इज अ डोरमेंट वॉल्केनो लोकेटेड इन दी ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। तो दोस्तों देखो, अंडमान और फिर निकोबार है ना, बीच में 10 डिग्री चैनल सुना होगा आपने। अंडमान भी दो है, लिटिल अंडमान है ना, ग्रेट अंडमान है ना। एक चीज़ ध्यान रखो, लक्षद्वीप अंडमान, मतलब लक्षद्वीप बहुत न्यूज़ में आ गया, तो वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन ना बने कि सब लोग ही वहाँ के बारे में पढ़ रहे, तो अंडमान से बन जाएगा। तो भारत के आइलैंड जरूर पढ़ लो है ना, तो इसीलिए इसको आज मैंने बनाया है। तो अंडमान ये ज़रूर पढ़ डालो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही दोस्तों सही है, ठीक है। चलिए, कभी आपको हो सकता है यहाँ नारकोंडम उत्तरी अंडमान लिखा है, पेपर में आ जाएगा नारकोंडम पश्चिमी अंडमान के पूर्वोत्तर में स्थित है, तो आप पकड़ लोगे नहीं, गलत है ये, कि नहीं भैया नारकोंडम जो है डोरमेंट वोल्केनो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहे हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसे विधि मंत्रालय दिया गया था दोस्तों, ठीक है, किसे लॉ मिनिस्ट्री संभालने को दी गई थी। तो दोस्तों विधि मंत्रालय देख रहे थे इनमें से जोगिंदरनाथ मंडल। कौन देख रहे थे? जोगिंदरनाथ मंडल। ये तो चलो बात थी विधि मंत्रालय की, पर अगर इनमें से ऊपर का पूछ ले तो देखो एक चीज़ और ध्यान रख लो, जो सरदार बलदेव सिंह थे ये डिफेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले लियाकत अली खान, ये आपके फिनेंस थे। कौन थे? फिनेंस मिनिस्ट्री देख रहे थे, फिनेंस, लियाकत अली खान। और गजनफर अली खान ये आपके हेल्थ मिनिस्ट्री थे। ये कौन देख रहे थे? हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो डिफेंस, फिनेंस, हेल्थ और ये लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि संपूर्ण बंगाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। 1770 में मुगल शासक फर्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल 1717 फर्रुखसियार फरमान पढ़ा होगा आपने, ये बिल्कुल सही है। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक को 3000 रुपये वार्षिक राशि का भुगतान करती थी, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है इसके, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चले मैचिंग करनी है 33 में, कौन कहाँ से क्या होता है, थीन, कैफीन, निकोटीन, कार्क, ये सब क्या है, ठीक है। तो दोस्तों थीन जो है ये चाय की पत्तियों में, चाय की पत्तियों से थीन निकलता है ना। थीन कहाँ से निकलता है? चाय की पत्तियों से निकलता है। कैफीन तो डेली सुनते हो, कंज्यूम भी करते होगे, क्या कॉफ़ी के बीजों से निकलता है। निकोटीन ऑब्वियसली ये कहाँ से निकलता है? तंबाकू के पत्तियों से निकलता है। और कार्क आपका ओके की वृक्ष छाल, ठीक है, कार्क क्या हो गया? ओके की वृक्ष छाल, यानी 33 का सी हो गया। तो आसान था ये, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। चले मासिक पत्रिका ब्राह्मण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। मासिक पत्रिका ब्राह्मण के संदर्भ में इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, नंबर 1। यह 1883 में शुरू हुआ था, नंबर 2। तीसरा, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ने इस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं कि मासिक पत्रिका जो ब्राह्मण थी पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ने शुरू करा था 1883 में कानपुर से, ठीक है। तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपी हिस्ट्री में। चलो 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया था? दोस्तों ये कौन था जिसने राज्य की आय का विवरण तैयार कराया था? तो ये दोस्तों बहुत ही पढ़ा लिखा शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलो फिर से मैचिंग करनी है दोस्तों, फसल और उसके उत्पादन में प्रथम राज्य, ठीक है। लेटेस्ट कृषि डाटा के अनुसार होगा ये 2023 के। चल तो अरहर के लिए हम लोग ने अभी इससे पहले वाले टेस्ट में भी करा था, महाराष्ट्र हो जाएगा। बाजरा के लिए दोस्तों, बाजरा के लिए राजस्थान 1 नंबर पे है इस टाइम, ठीक है, बाजरा के लिए राजस्थान हो जाएगा। जौ के लिए अगर बात करें तो जौ हो गया आपका राजस्थान, ये भी जौ के लिए राजस्थान है। और सेब तो आप सभी को पता होगा भैया जम्मू कश्मीर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दुख परेशानी तो बता सकते हो। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है? द गोंडवाना रॉक इज फेमस फॉर विच मिनरल्स? दोस्तों तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, कोयले के लिए, और कोल यहाँ है नहीं, है ना। गोंडवाना रॉक किसके लिए फेमस है दोस्तों? कोयले उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 38 में हमें क्रोनोलॉजी बतानी है दोस्तों, ठीक है। क्या बतानी है? क्रोनोलॉजी, कौन कब बना, सही क्रम में सेट करना है इसको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले अगर डुरंड कमीशन की स्थापना की बात करें, डुरंड आयोग की स्थापना ये हुई थी आपकी कब? 1893 में, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जब लाइन डिवाइड करनी थी, ठीक है। पुलिस कमीशन की अगर बात करें तो अब पुलिस आयोग की स्थापना हुई है दोस्तों 1902 में। कब हुई है? 1902 में हुई है। पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये आपका 1904 में आया है। कब आया? 1904 में। और साइमन कमीशन तो पता ही होगा यार आप सभी को, 1928 में, ठीक है। कब आया? 1928 में, ठीक है। तो विजिट ऑफ साइमन कमीशन इंडिया 1928, ठीक है। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या फिट बैठ रहा है दोस्तों? इसके हिसाब से क्या फिट बैठेगा? ऑप्शन बी एकदम फिट बैठ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं कहलाती हैं। जो मतलब इंग्लिश में बोले तो विच फ्लो द डायरेक्शन ऑफ जनरल स्लोप, की मतलब जैसी भैया ढाल मिलती जा रही है वो वैसे ही बहती जा रही है। तो उनको दोस्तों कॉन्सिक्वेंट रिवर या अनुवर्ती नदियाँ बोलते हैं, कि जैसे ही ढाल मिलती जाएगी वो वैसे ही फ्लो करती चली जाती हैं, ठीक है। उनको कौन सी नदी बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट नदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। कौन सा सही है? कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र में है, पहली बात। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र जिले में दर्ज की गई है दोस्तों। वनावरण में सबसे अधिक जो कमी भी है ये भी सोनभद्र में दर्ज की गई है, जी हाँ। और फिर भी वो नंबर 1 पे आता है। सोनभद्र जिले में सबसे अधिक खुले वन और मध्यम सघन वन है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी से। तो ये सी हो जाएगा इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। चलिए नवीनतम कृषि डाटा देख लेते हैं अब भूगोल के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चावल के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यूपी दूसरे पे है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल चावल है, तो ये भी सही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चावल ही बोया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक चावल की फसल उत्तर प्रदेश में बोई जाती है, जी हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो यूपी नंबर 1 है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन की दृष्टि से देखो तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 42 देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत में सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला राज्य महाराष्ट्र है। मतलब अगर स्टेट में जीडीपी की बात करें तो जी हाँ महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश दूसरे पे आ गया है, तमिलनाडु तीसरे पे आ गया है, ठीक है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला राज्य तमिलनाडु है। तो क्या ये बात सही है दोस्तों कि तमिलनाडु बन गया है? तो अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है दोस्तों वो तो यही सही है ना। क्योंकि ये जो एक यूपी को दिखाया वो SOIC करके थी संस्था, पर वो गवर्नमेंट डाटा नहीं है, तो इसलिए उसको अभी सही नहीं मान सकते जब तक इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार तो तमिलनाडु ही था। अब अगर 23-24 में यूपी आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो डाउट मत रखिएगा, 22-23 के हिसाब से तमिलनाडु है। और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सही है भैया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। पर हो सकता है प्रेजेंट में पास कर दिया हो तमिलनाडु को यूपी ने। भारत में चौथा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद गुजरात का है दोस्तों। तो ये दोस्तों बात सही नहीं है, क्योंकि चौथा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला राज्य अगर आप देखोगे तो बड़ा शौक होगे जान के आप, मिजोरम है दोस्तों। कौन है? मिजोरम है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे की बात है। तो ये चौथा गलत है, 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाते हैं 42 के, ठीक है। चलिए इंसुनावर शब्द से आप क्या समझते हैं दोस्तों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंसुनावर? तो इंसुनावर का मतलब होता है दोस्तों मार्शल आर्ट की एक प्रसिद्ध शैली को इंसुनावर बोलते हैं। फेमस स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट। क्या होता है? एक फेमस स्टाइल है मार्शल आर्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशियां हैं या वेक्टर क्वांटिटी हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर का मतलब ऐसे समझ लो भैया, स्केल में क्या होता है? नंबर लिखे होते हैं ना, डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो जैसे मैं बोलूँ कि यार राम जाओ जलेबी लेके आओ, तो राम दौड़ा घर के बाहर, अब इधर 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 किधर जाऊं उसको पता ही नहीं है। तो जब मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताया कि राम सीधे जाके बाएं मुड़ के जलेबी लेके आओ, है ना,
तो जब मैं डायरेक्शन भी बता दूं और बोल दूं यहाँ से 5 किलोमीटर जाओ, दाएं मुड़ जाना, वहाँ पे जलेबी की दुकान है, जलेबी ले आओ, तो इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन भी दे दिया और दूरी भी बता दी। और जब डायरेक्शन नहीं बताया, सिर्फ दूरी बताई, तो वो स्केलर हो जाती है। ठीक है, स्केलर का मतलब अदिश, वेक्टर का मतलब सदिश। ठीक है, अब 44 में बताइए अदिश राशियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, क्योंकि इन तीनों ही के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए है ना, बिना किसी डायरेक्शन में ये नहीं चल सकती। जब दिशा की ज़रूरत होती है और मात्रा परिमाण की भी ज़रूरत होती है तो सदिश राशि होती है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सॉरी विद्युत धारा नहीं है, विद्युत तीव्रता होना चाहिए, है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आपका विद्युत तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। चल, करंट मतलब अगर चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है महाजनपद मगध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। तो ये तो आपको पता ही होगा, सही है ये। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, बिंबिसार था ही इसका संस्थापक। ठीक है, आपने पता होगा हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, तो बिंबिसार बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है, ये चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे की बात है तो ये तो सही रहेगी। जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा। ठीक है, मतलब रियल बेसिस पे, ये भी सही है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहेगी, जो उसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। तो ये भी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही है और ये आपके लिए ही है। ये तीनों डाटा याद भी रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इस साल का तो आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि 11 फ़रवरी को पेपर है ना, ये वाला आ सकता है। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने 1925 में किस लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ। किसने लूटा था दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, और काकोरी पूछे हुआ कब था दोस्तों कांड, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। मेघ बीजन की प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व के प्रयोग से बादल बनाकर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो आजकल भैया ये क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि लाहौर में पहली क्लाउड सीडिंग कराई भैया, क्योंकि इतना ज़्यादा लाहौर में प्रदूषण हो गया था इसीलिए। ठीक है, तो ये जो है कृत्रिम वर्षा किसके मिलाने से की जाती है दोस्तों, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का यूज़ करा जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। ठीक है, CO2 प्लस आयोडीन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में ये कराया गया है और दिल्ली में भी कराने की बात ही चल रही थी, IIT कानपुर कराने वाला था। चलिए 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। ठीक है, फुल फॉर्म है FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये बता, मतलब नहीं गलत कौन सा है ये बताना है, माफ़ कीजिएगा। तो कौन सा गलत है दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि EPROM का मतलब होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम नहीं होता है, क्या होता है, प्रोग्रामेबल है ना, प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोग्रामेबल होना चाहिए। इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, किसी तरह की परेशानी हो तो बता सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन हो गए, देखते रहिएगा आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस वर्ष भारत को 111वीं रैंक दी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये बिल्कुल सही है। बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली,
चीन भूख के निम्न स्तर के मामलों में शीर्ष रैंक वाले देशों में शामिल हुए दोस्तों, तो ये भी सही है। यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य उच्च स्तर की भूख के मामले में शीर्ष रैंक वाले देशों में आए हैं, तो ये भी सही दोस्तों। हाई लेवल का हंगर देखा गया है इन देशों में और लो लेवल का हंगर देखा गया है इन देशों में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 51 देखते हैं। प्रसंस्करण के लिए किस सब्जी की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना है दोस्तों? कुफरी चिप्सोना किसके लिए है? तो चिप्सोना दोस्तों शुगर फ्री आलू होती है, कहते हैं पोटैटो, है ना, पोटैटो की है ये। चलिए 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए दीवाने आमीर कोही, तो ये भैया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ये सही है। दीवाने मुस्तखरज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के लिए बनाई थी, बाजार मूल्य को संभालने के लिए, ये भी सही है। दीवाने अर्ज, ये गयासुद्दीन बलबन ने बनाई थी, ये भी सही है दोस्तों। दीवाने रियासत, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, तुगलक ने नहीं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब प्रसिद्ध लोक नृत्य और संबंधित राज्य बताना है, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दादरा दोस्तों, दादरा उत्तर प्रदेश में होता है क्या? दादरा क्या उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल दोस्तों, दादरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तरंग मेल की बात करें तो तरंग मेल दोस्तों गोवा में होता है। तरंग मेल कहाँ होता है? गोवा में होता है। कलबेलिया तो सुना ही होगा दोस्तों, जो सांप आप सपेरे बीन बजा के नाचते हैं, राजस्थान में होता है। और चारबा राजस्थान हिमाचल प्रदेश में होता है, चारबा हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन 54 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। ये कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वैश्विक वित्तीय प्रणाली या ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब चलो ये तो ये करता है, पर ऊपर की अगर पूछ ले भैया, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन करता है दोस्तों? तो ये वर्ल्ड बैंक करती है। ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कौन करता है? बहुत फेमस रिपोर्ट है आईएमएफ की, तो याद रख लो, मैचिंग में ये आ सकता है इस बार। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट या ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट, ये कौन करता है दोस्तों? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, याद रखिएगा इसको, ये मैचिंग में आ सकता है इस बार, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चुन लेंगे। कह रहे हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में राज्यों की श्रेणी में केरल को पहली रैंक और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को दूसरी रैंक मिली है दोस्तों, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपको याद रखनी पड़ेगी, केरल पहले पे, हिमाचल तमिलनाडु दूसरे पे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 22वीं रैंक मिली है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, ऐसी न्यूज़ पूछता रहता है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2022-21 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ को पहली रैंक और दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को सामूहिक रैंक से दूसरी रैंक मिली है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया लक्षद्वीप तो देख रहे हो हाहाकार मचा है, तो ये तीनों सही हैं, ठीक है, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आप। तो दोस्तों इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए आपको पता होगा भैया, यूक्रेन में बहुत तगड़ी वॉर चल रही है, तो कीव जो यूक्रेन एरिया है ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो ये तो यूक्रेन न्यूज़ में है तो आ सकता है। अब वेनिस और इटली पूछ ले, ये किस लिए फेमस है दोस्तों? ये कांच के उद्योग के लिए फेमस है ना, ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, मतलब, ठीक है। और आपका डेट्रियट यूएस पूछ ले तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स वगैरह के लिए ऑटोमोबाइल्स हो जाएगी। की वो ही गया ग्लासगो स्कॉटलैंड दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिप बिल्डिंग के लिए दोस्तों, किसके लिए है? शिप बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चल क्वेश्चन 57 देखते हैं। 57 कह रहे हैं पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, मतलब जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग जो है यह एक पर्यावरण विज्ञान की किताब है, पहली बात, इट इज़ अ एनवायरमेंट साइंस बुक।
दूसरी, इसे 1962 में प्रकाशित किया गया था। तीसरी, इसे एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकवादी राहेल कार्सन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, मतलब उसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इट हैड बीन रिटन बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट राकेल कैरसन। तो दोस्तों ये तीनों ही विकल्प सही हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग, ये काफ़ी न्यूज़ में बनी रहती है ना। इस बार ग्रेटा थंबर्ग ने शायद इसके कोट किया था इसको, तो ये आ सकता है, इस बार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 58 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में, कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में सेट करना है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको सेट कर सकते हो। चलो करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, मकालू, धौलागिरी, अब इनमें से सबकी अगर आपको ऊंचाई याद है तो आप बता ले जाओगे दोस्तों। तो देखो मकालू पर्वत अगर आपको पता हो तो ये सबसे ऊंचा है, 8480-81 के आसपास है मकालू। ठीक है, मकालू। धौलागिरी की अगर बात करें दोस्तों तो ये 8172 मीटर का है। नंगा पर्वत दोस्तों 8126 के आसपास है, 8126। और आपका अन्नपूर्णा 8078। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ अगर, कि इसको भैया ईस्ट से वेस्ट की तरफ सेट करो। ठीक है, इन पर्वतों को कौन ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, इसको अगर आप बता सको तो मज़ा ही आ जाएगी, कि मज़ा आ जाएगी। हाँ, ज्योग्राफी मैपिंग करिए। चलो 59 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। ठीक है, बजट का क्वेश्चन है, कौन सा गलत है ये बताना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है। क्या ये बात सही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश क्या देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है? दूसरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 8.51 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तीसरी बात, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इनमें से कुछ गलत नहीं है ना। और ये याद भी आपको रखना है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए ये डाटा। ठीक है, चलिए अमूमन इसमें सारे सही लगाए जाते हैं, जिससे आपको ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में इसके आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए 60 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 60 क्या कह रहे हैं? विजयनगर में चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा दोस्तों आपने, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सबसे पहले, विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। विजयनगर में नृत्य और संगीत के मिश्रण से विकसित एक शैली को यक्षिणी शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है कि एक शैली को वहाँ यक्षिणी शैली भी बोला जाता है। तो ये दोनों ही सही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के तौर पे। एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन अमूमन आते रहते हैं। चलिए अब फिर से हम लोग लेटेस्ट खनिज डाटा पे पहुंच गए हैं, कि कौन सा खनिज डाटा के हिसाब से क्या सही है ये आपको बताना है। ठीक है, नवीनतम खनिज डाटा के संबंध में सही विकल्प को आपको चुनना है भैया, कौन सा विकल्प सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के पास लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये भी सही है। और भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत जो है लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों, ये बताना है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। वित्त आयोग और अध्यक्ष, वित्त आयोग और अध्यक्ष ये बताना है। तो पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों? तो जी हाँ, पहले आयोग केसी नियोगी थे। फिर आता है आपका 8वें AM खुसरो थे, क्या ये बात सही है? तो ये दोस्तों यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि AM जो खुसरो थे ये 8वें नहीं 11वें फाइनेंस कमीशन थे। ये कौन से थे? 11th फाइनेंस कमीशन। बाकी 10वें KC पंत और 13वें डॉक्टर विजय केलकर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है? ठीक है, किसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले एक चीज़, UNIDO मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों ही के हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क USA में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पहले वो समझ लीजिए। इनके कहाँ पे वो बता देता हूँ।
तो देखो सबसे पहले जो UNIDO है इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ेगा ऑस्ट्रिया में, वियना, सुना होगा आपने, वियना में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये आपने सुना होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो की बात करें तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये आपका अबू धाबी में है, UAE में। ठीक है, तो ये चारों ही में इसका मुख्यालय नहीं है। ठीक है, मोए मोए हो गया, ये चारों का याद रखना दोस्तों। ठीक है, चले 64, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार 2020-21 के दौरान प्रति वर्ष किलोवाट घंटे के संदर्भ में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत किस राज्य में दर्ज की गई है? सबसे कम बिजली खपत, तो भैया ये बिहार में करी गई है। कहाँ? बिहार में। आएगी नहीं तो खपत क्या होगी? चलो 65, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी की दृष्टि से। तो दोस्तों ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम औरैया में है। कहाँ पे है? औरैया में। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं। कितने मैक से अधिक की गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता है? कि इतने मैक से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक गति कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है दोस्तों 5 मैक से अगर ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक। क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। और 1 मैक से ज़्यादा होने पर, 1 मैक से ज़्यादा होगी तो उसको सुपरसोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक। ये भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा कि अगर 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। 37 कह रहा है देव राय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर शहर के बारे में किस यात्री ने लिखा था कि नगर की परिधि 96 किलोमीटर थी और इसमें 90,000 शक्तिशाली सैनिक निवास करते थे? तो ये दोस्तों निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी। इटालियन ट्रैवलर था ये। कौन था? इटालियन ट्रैवलर था। ये आया था 1420 में। ठीक है, 1420 में। याद रखिएगा, निकोलियन कोंटी। इस टाइप के क्वेश्चन आरओ यारो में बहुत ज़्यादा डीप में आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे ही इनको याद रखिए आप एज इट इज़। चलिए कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, ये बताना है आपको। ठीक है, पगती वैशालू केरल, बायलता कर्नाटक, रम्माड़ उत्तराखंड या करियाल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा गलत है दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों पगती वैशालू जो है ये केरल में नहीं होता है, ये गलत है, तेलंगाना का है। ये कहाँ की आर्ट फॉर्म है? तेलंगाना की है नाट्य कला। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बायला, रम्माण, करियाला ये याद रखना, ये सही मैच है। चल आगे देखते हैं 69, लंबी कूद के खिलाड़ी को पृथ्वी से किस डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा के लिए नहीं है क्योंकि वो भाला फेंकते हैं, लंबी कूद जो करता है उसके लिए। ठीक है, तो भैया लंबी कोण के लिए आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री का कोण। कितना? 45 डिग्री का कोण। तो 45 पता है, ये 90 होता है, ये हो गया 45। तो अगर ऐसे जाएगा तो वो उतना ज़्यादा लंबा जा पाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये मैंने अभी जो उत्तर प्रदेश की जनगणना कराई है, नहीं देखी तो देख लो यार, ये सब क्वेश्चन उसमें डाले हैं मैंने बहुत अच्छे अच्छे। तो साक्षरता दर सबसे कम का किसकी है दोस्तों? श्रावस्ती की है। किसकी है? श्रावस्ती की हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पूछ लूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसकी है तो ये कमेंट में बताओ अगर मेरा वीडियो वो देखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मिलेंगे आपको। 71 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है ये बताइए। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में बना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों ये सही है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना। तो ये भी सही है, एग्जाम के लिए एज इट इज़ डेट याद रखना, पूछेगा आपसे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये 1990 में नहीं 1993 में बना है। पॉलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 ये सही है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, आ सकता है। ठीक है, चलो 72 नंबर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में वही अभिकथन और कारण असर्शन रीजन हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, चले ग्रीष्म काल में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, या यूं कहें तो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस इन समर। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल दोस्तों, टाइम पीरियड जो है वो कंट्रैक्ट होता है सर्दियों में पेंडुलम का, और गर्मियों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कारण कह रहे हैं साधारणतः ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई कम हो जाती है। ये गलत है दोस्तों, लेंथ ऑफ पेंडुलम थोड़ी कम हो जाती है।
ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगर यहाँ क्या हो जाना चाहिए, कम नहीं होती है, उसकी जो पेंडुलम की लंबाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सपैंड करने लगता है ना गर्मियों में, इसलिए उसकी लंबाई बढ़ जाती है, कम नहीं होती, ठीक है। और शीतकाल में लंबाई कम होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कारण गलत है, कथन सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा, अनुच्छेद 20 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो एक बार इसको अच्छे से सोच लो दोस्तों, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम दे रहा हूं मैं आपको, मजेदार है ये। अगर आपको पता हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों देखिए, बी और सी बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है ये गलत है, नहीं किया जा सकता, ये गलत है, करा जा सकता है। सिर्फ 20 और 21 को नहीं छीना जा सकता, बाकी सारे को, अगर मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है नेशनल इमरजेंसी में, तो बस आपके आर्टिकल 20 और 21 इसको नहीं छीना जा सकता, ठीक है। बाकी सारे आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 74 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 74 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या कौन सा माउंटेन पास देवसाई पार्क के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी मतलब पीओके और भारत की कश्मीर घाटी को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बुर्जील पास मैं ज्योग्राफी में आपको करा चुका हूँ लेक्चर्स में, वो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा बुर्जील पास, ठीक है। नहीं वो लेक्चर देखें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। चलिए 75, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम झाड़ियां हैं दोस्तों। सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये सुल्तानपुर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी एक सीमा रेखा बनाती है, मतलब विच हिल फॉर्म बाउंड्री लाइन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों पटकाई बम, कौन सी, पटकाई बम, क्योंकि ये म्यांमार है जैसे, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये पटकाई बम हिल्स पड़ती हैं यार, ठीक है, याद रखिएगा इसको, पटकाई बम पहाड़ियाँ। जर्मन सिल्वर के निर्माण में निम्न में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपने स्कूल के टाइम बहुत पढ़ा होगा जब आप 9th-10th में होंगे। तो जर्मन सिल्वर बनती है दोस्तों कॉपर, जिंक और निकल के मिलाने से, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल, यानी 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद की एकमात्र नदी है दोस्तों, जिसका प्रवाह केवल भारत में है, ठीक है। पंचनाद की ऐसी नदी जो पाकिस्तान में नहीं बहती है, सिर्फ और सिर्फ भारत में, बहुत ज़्यादा आसान है, ये आपको पता होगा दोस्तों। कौन सी नदी है, ब्यास नदी है। कौन सी नदी है, ब्यास, ठीक है। ब्यास जो है इसका प्रवाह केवल और केवल भारत तक है, ठीक है। ब्यास कहाँ से निकलती है ये दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट में बता दो तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। चलो, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहा तो इस अवधि के अंत में वह मंत्री नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75, ठीक है। कि जैसे मैं अभी मंत्री बन सकता हूँ, इवन प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, पर मैक्स 6 महीने तक, 6 महीने के बाद मुझे दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 नवंबर, तो ये शुरुआती गलत हो गई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर। एक डेट वाला क्वेश्चन तो मैचिंग में मिले चाहे जैसे मिले वो मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है, ठीक है, ये पैटर्न है, सिलेबस समझो या कुछ भी, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व जैव विविधता डे, बायोडाइवर्सिटी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या नहीं मिलता है दोस्तों, जो प्लांट सेल में होता है, कहने का ये मतलब होगा। तो दोस्तों एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल वॉल, वॉक्यूल,
और आपका सेंट्रोसोम सब मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं होता है। चलिए 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, फिर से हमको यही बताना है। मिजोरम में पाला झील है, लद्दाख में तोसो मोरोरी लेक है, असम में हाफलोंग झील और कर्नाटक में पवाई झील। कौन सा दोस्तों गलत है बताइए। तो दोस्तों देखिए, मिजोरम में पाला लेक सही है, सो मोरोरी लेक लद्दाख भी सही है, असम में हाफलोंग लेक भी ठीक है, पोवाई लेक ये कर्नाटक में नहीं दोस्तों, ये हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, एमएच, ठीक है। पोवाई लेक कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार लेक, पोवाई लेक ये सब महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? बहुत ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों ये तो आपके लिए। कौन भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कौन राष्ट्रपति के उसमें ले सकता है? तो भैया दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा के वो नहीं लेते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर जो स्टेट असेंबलीज के होते हैं वो भी नहीं लेते हैं, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक वोट करते हैं। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्या कह रहा है? कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से नहीं है, ठीक है, जहां माही नदी नहीं बहती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में नहीं जा पाती वो, ठीक है। एमपी, राजस्थान, गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। लड्डू क्वेश्चन था ये भी। 85 नंबर देख लेते हैं। 85 कह रहा है किस माफ कीजिए, किस आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज कोष या तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। किस को चलाने के लिए करी गई थी दोस्तों? तो ये करी गई थी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। असहयोग आंदोलन ही हुआ था 1921 में, यानी नॉन कॉपरेशन को, ठीक है। नॉन कॉपरेशन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की वो करी गई थी, ठीक है। 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए भी कलेक्ट कर लिए गए थे। 1 करोड़ उस टाइम समझ लो कितना होता है, मतलब तिलक जी का पावर समझो कितना था। चलो, पोकोमो नामक जनजाति निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में व्यापक रूप से पाई जाती है? कौन सी? पोकोमो, पोकोमो, ठीक है। तो पोकोमो तो अफ्रीका में है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? तो ये केनिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि केनिया ने एंट्री फ्री कर दी है, वीज़ा फ्री कर दिया है भारत के लिए, तो ये आ सकता है पोकोमो ट्राइब, केनिया, ठीक है। चलिए, सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम पहले से ही शुरू कर दिया दोस्तों? तो ये यूनियन बजट का क्वेश्चन है 2023-24 का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 63,000 हो जाएगा। ये कितना है? 63,000, ठीक है। याद रखिएगा, डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके लिए। 88 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं आता है? तो सबसे पहले समझ लो भैया यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है। तो देखो, प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, फिर आपका पीएम आ जाएगा, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बस ये लोग आते हैं। तो मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री आता है, अटॉर्नी जनरल आता है, ये तीनों ही सही हैं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इन तीनों के साथ आप जोड़ दो किसको? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। ये सब यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं या यूनियन एग्जीक्यूटिव। चलो, निम्नलिखित में से अधातु को चुनना है भैया, कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों ये तो साइंस की दृष्टि से। कौन सा नॉन मेटल है दोस्तों? तो नॉन मेटल इसमें से हो जाएगा आपका सेलेनियम जो है दोस्तों, ये नॉन मेटल है। सेलेनियम क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। सेलेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब नॉन मेटल है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोग वर्ष 2005-6 और वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं दोस्तों? ये बहुत अच्छी बात हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे की। तो 41.5 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं 5-6 से लेकर 19-20 तक। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, ठीक है। कितने? 41.5 करोड़ लोग। चलिए,
ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के बाद किया जाता है दोस्तों? द ग्रीन जीएनपी इज इवेल्युएटेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो ग्रीन जीएनपी का इवेल्युएशन करा जाता है हर 10 साल में। कब करा जाता है? हर 10 साल में दोस्तों। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, या जुडिशियल रिव्यू का यूज नहीं किया था दोस्तों? तो ये है आपका कौन सा, बताइए? गोलकनाथ, नेशनलाइजेशन, या आपका मिनर्वा मिल, या कोई नहीं? तो दोस्तों, गोलकनाथ हो, केशवानंदा भारती केस हो, मिनर्वा मिल केस हो, प्रीवी पर्स हो, ठीक है, इन सब में, बैंक नेशनलाइजेशन हो, सब में जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेगावाट को मापने की इकाई के रूप में किया जाता है? किस क्षेत्र में मेगावाट को मापने की इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये बताना है। तो घरों में, उद्योगों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, या इनमें से कोई नहीं? तो मेगावाट दोस्तों, आपको अगर पता हो तो मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो मेगावाट में आप ये समझो, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट के आसपास होता है। कितना होता है? 10⁶ होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ यार घरों में तो हो नहीं सकता इतने हाई पावर एनर्जी का, तो विद्युत उत्पादन केंद्र जो होते हैं वहाँ पे ही इसका यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ भी नहीं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विद्युत उत्पादन केंद्र, वहाँ पे करा जाता है। चलिए, मेगावाट, गीगावाट, ठीक है, इन सब का। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक किसी भी स्थल को रामसार स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? मतलब एक भी रामसार साइट यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों जहाँ पे एक भी रामसार साइट नहीं है? तो ये बहुत सारे हैं, पर इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक भी रामसार साइट नहीं है। ये तो बात हुई इन ऑप्शन में से अरुणाचल है। और अगर ऐसे पूछ ले दोस्तों तो झारखंड है आपका एक, यहाँ नहीं है। नागालैंड नहीं है आपका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। फिर से कहो तो बोल दे रहा हूँ, अरुणाचल में नहीं है, ठीक है, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, ठीक है, इधर अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ अगल बगल में, यहाँ नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, यहाँ भी एक भी रामसर साइट नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। कौन सा संविधान? समवर्ती सूची, ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सेटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है यूएसए से। तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉज बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जैसे हीरा चमकता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, वैसे ही कौन सी घटना नहीं होती दोस्तों? देखो, मिराज, शाइनिंग ऑफ डायमंड, फ्लैशिंग ऑफ बबल्स बॉर्न इन वाटर, अपीयरिंग कलरफुल ऑफ द सोप बबल, ये दोस्तों नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि ये इंटरफेरेंस आपने सुना होगा, या व्यतितकरण बोलते हैं, शायद हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं, इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। व्यतिकरण हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, ठीक है। बाकी ये तीनों ऊपर के ABC, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को नेशनल लिबरल यूनियन की स्थापना की गई थी दोस्तों? किसने नेशनल लिबरल यूनियन की स्टैब्लिशमेंट करी? तो ये करी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1918 में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम याद रखिएगा। चलिए, 98 नंबर इकोनॉमिक सर्वे से डील करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से तहत 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। क्या ये बात सही है? पहली चीज। दूसरी, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में 11.3 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ये डाटा याद रखिएगा। 81.4, 11.3 करोड़, ठीक है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। चले, क्वेश्चन 99 देखते हैं। कह रहा है जैन आगम्स डू नॉट कंटेन, या जैन आगम में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भैया जैन आगम में? तो जैन आगम में दोस्तों ये दो अनुयोग द्वार ये शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो नहीं, एक अनुयोग द्वार होता है। क्या होता है? जैन धर्म में एक अनुयोग द्वार होता है सिर्फ, ठीक है। बाकी 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग
होता है, ठीक है, अनुयोग द्वार, तो डी गलत हो जाएगा। 100वां बहुत आसान क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान किसका भैया, तो बहुत ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन, तो ये है मौलिक अधिकारियों से संबंध 12 से 35 आर्टिकल, ठीक है। 100 में कितने हो गए दोस्तों, ये जरूर देखते रहो। 101 नंबर देख लेते हैं। वायु के संगठन में निम्नलिखित में से किस गैस की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस है हाइएस्ट शेयर इन द कंपोजिशन ऑफ एयर? तो भैया इसमें से एयर में सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो एर्गन का है इन ऑप्शनों के हिसाब से, क्योंकि एर्गन जो है 0.93% होती है, नियॉन 0.002%, बहुत ही कम मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.036% होती है, और वहीं अगर बात करें ये 0.036 है, ठीक है, 00 नहीं 0.036, और हमारा जो क्रिप्टॉन है ये और बहुत कम मात्रा आप ले लो 0.001। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा शेयर हुआ वो किसका हो गया दोस्तों, एर्गन का हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 102 क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग करनी है। वज्जी भैया किसकी कैपिटल थी, ठीक है, वज्जी की कैपिटल क्या थी, जो 16 महाजनपद थे ना वही है। वज्जी महाजनपद की कैपिटल थी दोस्तों, वज्जी की क्या थी, वो थी वैशाली, वी से वज्जी वी से वैशाली, बिल्कुल सही जवाब, ठीक। वत्स की जो थी वो थी कौसाम्बी, वत्स की क्या थी, कौसाम्बी। गांधार की तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला, और कोशाला की श्रावस्ती, कोशाला की श्रावस्ती, तो ए बिल्कुल सही है दोस्तों इसका, ठीक है, 102 का ए हो जाएगा। चलिए 103 देखते हैं। चूज अ करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा, ठीक है, वही एग्रीकल्चर डाटा है रिसेंट का। तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का रहा है इस साल, पहली बात, जो तिलहन की फसलें होती है उसमें सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादक हुई है, तो ये सही है। पंजाब में मुख्य प्रधान फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का कवरेज प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तीसरा, राज्यवार सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता उत्तर प्रदेश में है। अगर राज्य वाइज देखें, स्टेट वाइज देखा जाए, कोल्ड स्टोरेज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी एक नंबर की बात सही है, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट रिपोर्ट है ये, याद जरूर रखिएगा। चलिए 104 देखते हैं। तो 104 में कह रहा है प्राचीन नाम और नदियाँ, ये भी दोस्तों मैंने शॉर्ट्स में कवर करी थी, अगर आपको याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुरुषनी दोस्तों जो है, पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है, पुरुषनी किसको कहा जाता था, रावी को। अश्किनी दोस्तों चेनाब को कहा जाता था, अश्किनी चेनाब को कहा जाता था। वितत्सा दोस्तों जो थी, वितत्सा झेलम को कहा जाता था। और सदनीरा दोस्तों ये गंडक को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। इनमें से तो पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही सुमेलित है। और बाकी मैंने आपको नाम बता दिया, अगर मैचिंग में आ जाए तो आप बता लो कि भैया सर जी पुरुषनी का रावी है, अश्किनी का चेनाब है, वितत्सा झेलम है, और सदनीरा गंडक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 105 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कह रहा है नॉर्मली द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही है भाई, हमारे बॉडी का जो तापमान है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। आमतौर पर मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। सिर्फ देखो 1.4 डिग्री बढ़ने पे ही हमें बुखार आ जाता है, 100 डिग्री पे ही, है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आमतौर पर मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। हमारी बॉडी का तापमान सेल्सियस में 36.9, फ़ारेनहाइट में 98.6, और केल्विन में 310, ठीक है। चलिए 106 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल में कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों? तो अपने शासनकाल में कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध सिकंदर ने लगाया था दोस्तों, ठीक है, सिकंदर ने। चलिए 107 देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में वही कथन, अभिकथन और कारण बताना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है, अरे वाह, ये तो बात एक नंबर है भाई। कोई भी चीज़ गरम गरम ज़्यादा स्वाद देती है, मैगी ले लो आप, रख दो मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि गर्म सूप जीव के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। वाह वाह वाह, एक नंबर बात भैया। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी जो डेंसिटी कम हो जाती है, वो पूरी फैल जाती है हमारे ज़बान पे, इसलिए वो टेस्ट ज़्यादा देती है, और ठंडी चीज़ हमारे एक ही जगह पे लगती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है, स्वाद वाली बात है। चलिए दोस्तों 108 नंबर देखते हैं। कह रहे तिनकाथिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी? तो दोस्तों 3/20 भाग पे, है ना, इसी को तिनकाथिया सिस्टम कहा जाता था। चलिए 109 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डाई तथा ट्राई प्रेपाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है दोस्तों, ठीक है। एंजाइम कौन सा है दोस्तों जो टाई और ट्राई प्रेपाइड्स को अमीनो एसिड में बदल देता है?
तो वो है दोस्तों अपना कौन सा एंजाइम, एरेप्सिन। कौन सा, एरेप्सिन, ठीक है, याद रखिएगा एरेप्सिन एंजाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माल्टोज की अगर बात करी जाए दोस्तों, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को किस में बदलता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और वही सुक्रोज की बात करें अगर, तो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में सुक्रोज बदलता है। और लैक्टोज जो है ये आपको पढ़ा होगा, ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज इसमें बदलता है ना, तो कहने का मतलब एरप्शन है ये। चले, नवीनतम पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस जिले के लोहरा देवा से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लोहरा देवा, संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। चलिए 111 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से गलत है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। चीनी यात्री हियानशांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये भी सही है। हियानशांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के। कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की राजधानी थी दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की नहीं, पल्लवों की राजधानी थी। किसकी थी, पल्लवों की, है ना, पल्लवास जो आपने पढ़े ये उनकी राजधानी की। क्योंकि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन था। 112, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा कर दिया गया था, ये बताना दोस्तों, ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है, ओडिया भाषा का नाम ओडिया से उड़िया कर दिया गया था, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। निम्नलिखित में से कौन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन नहीं संबंधित है ये बताना है। तो दोस्तों कालिदास, आर्यभट्ट, ये सब तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे, ठीक है, कालिदास है, आर्यभट्ट है, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। हरिसेन गुप्ता जो था दोस्तों ये समुद्रगुप्त के टाइम में था, ये किसके में था, समुद्रगुप्त, है ना, ये समुद्रगुप्त में था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। हरिसेना नहीं होगा, हरिसेना क्योंकि समुद्रगुप्त के में था। चलो 114 देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। एसिटिक एसिड आंवला में मिलता है, फॉर्मिक एसिड आंट मतलब चींटी काटती तब मिलता है, लैक्टिक एसिड दही में, और ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये बनाना है। तो दोस्तों एसिटिक एसिड आंवला में नहीं, ये आपका उसमें मिल जाएगा क्योंकि आंवला में सिट्रिक एसिड मिलता है, विनेगर मिलेगा, विनेगर में मिल जाएगा, आंवला में तो सेट्रिक एसिड होता है, और बाकी ये तीनों सही है। चींटी वाला जरूर याद रखना, बहुत पूछता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जब चींटी काटती है। 115, लोधी वंश के दौरान भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों, लोधी वंश के दौरान भूमि राजस्व जो था 1/4 पे देना पड़ता था, कितना, 1/4, ठीक है। चले 116 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा एक सही है ये बताना है, ठीक है। तो योजना और उनको जारी करता या विभाग, कौन सा योजना किस विभाग ने जारी करी है ये पूछ रहा है दोस्तों। पहली अश्वनिधि परियोजना ये महिला एवं बाल विकास विभाग ने करी है, तो ये सही है दोस्तों। आयुष्मान भव अभियान ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू की है, ये भी सही है। यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश सरकार ने करी है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ये भी सही है दोस्तों, इसके सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी ये भी स्कीम से याद रखना। चलो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है। हाल ही में 2 बार एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक स्प्रिंटर दुती चंद पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों, तो ये सही है। दूसरा, हाल ही में मोरक्को की डिफेंडर नोहेला बेंजिना फीफा महिला विश्व कप में हिजाब पहनकर प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है, तो भैया ये भी सही है, नाम याद रखना नोहेला बेंजिना, ठीक है, नोहेला बेंजिना, ठीक है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप एशिया क्षेत्र क्वालिफायर में थाईलैंड की नटाया बुचाथम एसोसिएट देशों से 100 T20 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद जरूर रखना, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब करंट के भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं। चलो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस 2023 का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, पहली चीज। दूसरी, नोवाक
जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल में 24 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही हो गए। तीसरा दोस्तों, इसमें पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये भी दोस्तों सही है, नोवाक जोकोविच सर्बियाई के हैं। इसमें महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका की कोको गॉफ। तो ये भी सही है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं ये चारों स्पोर्ट्स की दृष्टि से। तो अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पीडीएफ चाहिए तो वो आपके लिए प्लीज देखिए, वीडियो फ्री है पर पीडीएफ पेड ग्रुप के लिए है। क्योंकि यार पीडीएफ बनाने में आपको समझ रहे हो ना, पूरी टीम लगती है, अब उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी तो कुछ हमें देना है, कहाँ से मिलेगा। आप ये समझो ना, यूट्यूब पे तो सब कुछ आपको फ्री दिया ही जा रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा डाउट सेशन हो जाएंगे, ठीक है, हर चीज़ मटेरियल, स्टडी मटेरियल, कंसाइज मटेरियल सब मिलेगा, जो कि सिलेक्शन में आपके लिए रामबाण साबित होगा। चाहे यूपी पीसीएस, आरओ हो, एपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सब में है, ठीक है। चलो 119 देख लेते हैं। फिर से वही बताना भैया, सही विकल्प का चयन करना है 119 में। तो देखो इस तरह की मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी करंट के क्वेश्चन है उसमें मैंने सब में ऑलमोस्ट सही रखे हैं, ताकि आपको ये याद रखने पड़े, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत नए महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस की अध्यक्षता में की गई। तो ये भी सही है, ठीक है, तो आपको ये याद भी रखना है। और भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल के I2U2 समूह ने 22 सितंबर 2023 को एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। यह भी सही है। तीसरा, इस महासभा का विषय विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना है। सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई तेजी लाना है। ये थीम है दोस्तों, समझ रहे हो आप इसकी। तो ये तीनों ही सही है। इसका भी अगेन आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 टाइम 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड सूची में शामिल भारतीय व्यक्तियों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? तो अगेन मैंने बताया ना, सारे ही सही होंगे। पहला स्थान हरमनप्रीत कौर को मिला है, ये मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में भी चलाया था। दूसरा नंदिता वेंकटेशन को मिला है, और तीसरा वीनू डेनियल को मिला है। तो ये भी तीनों नाम याद रखे, हरमनप्रीत कौर, नंदिता वेंकटेशन और वीनू डेयाल, ठीक है, तीनों ही सही है। चलो 121 देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से सही विकल्प का इसमें भी चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है इसमें। हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक वाइजैक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है पहला, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा गलत है, इसलिए स्किप मत करिएगा। जो आपको लगे दोनों सही, स्क्रीनशॉट लेके भाग जाओ। क्योंकि दोस्तों हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में रांची में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये जो है दोस्तों मंजूरी प्रदान हेमंत सोरेन राज्य में करी है जमशेदपुर में, रांची में नहीं। बस इतना गलत है, ये रांची नहीं है, जमशेदपुर में है। ये कहाँ है? जमशेदपुर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जमशेदपुर है। 122, हाल ही में, मतलब फिर से वही बताना है कौन सा विकल्प सही है इसमें से, ठीक है। चलो, हाल ही में यूनियन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये गलत है, क्योंकि ये यूनियन बैंक ने नहीं, ये कैनरा बैंक ने किया है। किसने करा है? कैनरा बैंक, सुना होगा आपने, उसने करा है। हाल ही में कनाडा सरकार ने जंगल में आग लगने के कारण देश के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल घोषणा की। तो ये सही है। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के सालूरू में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो ये दोस्तों सही है, सालूरू, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2, 3 बिल्कुल सही है। पहले में अगर कैनरा होता तो सही हो जाता। चलिए दोस्तों 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अमेरिका को हवाई मार्ग से ताजा अनार की पहली परीक्षण खेप का निर्यात किया है दोस्तों। क्या ये बात सही होती है? दूसरी चीज, हाल ही में 6 और हवाई अड्डे
मुंबई, भोपाल, कोची, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है। तीसरी, विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द वैक्सीन वॉर पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसका गाना 5 सितंबर 2023 को टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा गलत है। दूसरे में 6 हवाई अड्डे तो बिल्कुल सही है, पर वो दोस्तों मुंबई, अहमदाबाद, कोची, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में, मतलब मुंबई, ठीक है, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, ये 4 तो बिल्कुल सही है। भोपाल और कोची की जगह होना चाहिए था, कोची भी ठीक है, भोपाल की जगह अहमदाबाद होना चाहिए था, भोपाल की जगह अहमदाबाद होना चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। 124 देख लेते हैं। 124 में कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है दोस्तों। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। तो हाल ही में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई ने जापान की हिताची कंपनी के साथ मिलकर वाइट लेवल एटीएम के रूप में यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। एनपीसीआई ने हिताची कंपनी के साथ मिलकर यूपीआई एटीएम लॉन्च करा है। ठीक है, और हाल ही में इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध न मानकर उसे अपराध के दायरे से हटा दिया है दोस्तों। 124 कह रहा है क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये गलत है, क्योंकि ये इजराइल नहीं है दोस्तों, ये काम मैक्सिको ने किया है। ये काम किसने किया है? मैक्सिको ने। ठीक है, तो अगर रीसेंट में पूछ ले, इजराइल ने नहीं, हाल ही में मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध न मानकर उसे अपराध के दायरे से हटा दिया है। दूसरी चीज, यानी 2 गलत है। तीसरा कह रहा है हाल ही में मैक्सिको ने वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक ने लैब में बिना सप्रेन और डिम के विश्व कृत्रिम भ्रूण का मॉडल विकसित किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों उल्टा है, ये इजराइल ने किया है, ये मैक्सिको में नहीं, ये इजराइल ने किया है। ये किसने किया है? इजराइल ने। ठीक है, ये इजराइल ने किया है। और बाकी अगर वो देखा जाए ऊपर वाला, बस अदला बदली कर दो, मैक्सिको को यहाँ, इजराइल को यहाँ। ठीक है, यानी ये जो 2 और 3 है ये गलत है। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है, करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये करंट का ही क्वेश्चन है, सही इनमें से निम्नलिखित से गलत विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया है दोस्तों। क्या ये बात सही है दोस्तों? गलत विकल्प बताना। जी हाँ, तो ये सही था। सांची में कार्बन उत्सर्जन कम करना एवं नेट जीरो शहर बनाने का लक्ष्य है। तो ये भी दोस्तों सही है। सांची स्तूप के बारे में सुना होगा आपने, उसी जगह पे है ये। सांची में नागौरी पहाड़ी पर 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाते हैं। चलिए दोस्तों 126 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। हाल ही में श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। ठीक है, दूसरा, हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 15वें एवेन्यू पर भारत के पहले 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया, तो ये भी दोस्तों सही है दोस्तों। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है हाल ही में 2018 एवरीवन इज अ हीरो नामक मराठी फिल्म को, तो ये गलत है दोस्तों, ये मराठी फिल्म नहीं थी, ये आपकी कौन सी फिल्म थी? मलयालम में। ये कौन सी है? मलयालम थी। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 127 देखते हैं। कह रहा है, चलिए दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, हाल ही में भारत ने विश्व के पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है दोस्तों। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है, वर्ल्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब नाम है इसका, बिल्कुल सही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो ये भी दोस्तों सही है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, तो ये तिरुचिरापल्ली नहीं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर होता तो ये सही होता, कोयम्बटूर में डॉक्टर आर के सनुखम चट्टी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए 128 देखते हैं दोस्तों। 128 अब रीजनिंग शुरू हो गई है, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आते ही हैं, 11 से 12 है ना। तो ये तो फ्री के क्वेश्चन है, 1-2 गलत हो ही जाते हैं, वो थोड़े टफ होंगे, पर 8-10 कोशिश करिए सही हो। ठीक है,
चलिए, तो इसमें पैटर्न ढूंढना है, तो बहुत आसान पैटर्न है इसका। देखिए, 8 को पहले 4 से माइनस किया गया है तो कितना आया 4, और उसी 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो आ गया है 16। ठीक, ऐसे ही 9 में 3 को माइनस करा आया 6, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 18। ऐसे ही 7 को 2 से माइनस करेंगे आएगा 5, अब जो आएगा उसी का उसी से मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सीरीज थी। 129 दोस्तों देखते हैं, 129 में भी हमको क्या बताना है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन कॉपी अगर आप उठाओगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अपना पेन कॉपी उठाओ, लगा के ट्राई कर लो। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसमें देखो सीरीज कैसे बन रही है वो समझो। 20 का डबल क्या हुआ दोस्तों, 40। 20 का डबल क्या हुआ 40, और उसमें एक ज़्यादा होगा तो बनता है 41, क्योंकि अगली सीरीज जो है वो ऐसी ही बन रही है। अभी अगर मैं यहाँ 41 मान लूँ तो अगली सीरीज 41 का डबल 42, उसमें दो ज़्यादा, 41 का डबल 82, दो ज़्यादा 84। ऐसे ही दोस्तों 84 का डबल करो आएगा 168, तीन ज़्यादा 171 आ गया। 171 का डबल करो दोस्तों तो आएगा आपका 342, चार ज़्यादा तो 346। ऐसे ही 346 का डबल 5 ज़्यादा, 697 का डबल 6 ज़्यादा, 1400 का डबल 7 ज़्यादा। तो उस हिसाब से यहाँ 40 नहीं 41 होना चाहिए था, तो सी हो जाएगा। समझ गए ना, डबल एक ज्यादा, डबल दो ज्यादा, डबल तीन ज्यादा, डबल चार ज्यादा, डबल पांच ज्यादा, डबल छह ज्यादा, डबल सात ज्यादा। ठीक है, सी हो जाएगा, आसान था। चलो, अब देखते हैं निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, कौन सा इसमें से ऑड आपको दिख रहा है वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसका पैटर्न बहुत आसान है। अगर आपको ए बी सी डी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बी सी डी ई होता है। ठीक है, और एफ जी एच आई होता है, और ऐसे ही आपका के एल एम एन होता है। तो देखो सी हटा, यहाँ पे ई आ गया। दूसरे में जी की जगह आई आ रहा है, और तीसरे में एल की जगह एन इधर आ रहा है ना। सब में ये पैटर्न बन रहा है कि उसके अगले वाला उसके पहले आ जा रहा है, पर ओ पी क्यू में ऐसा नहीं है। ओ पी क्यू लाइन से लिखा हुआ है, ओ पी क्यू है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ऑड है। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी में, ये पैटर्न आप समझ गए ना। हर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ रीजनिंग में यही पैटर्न है, आर ओ यार होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा। पहला आपको सीरीज मिल जाएगी, फिर लुप्त संख्या बतानी होगी, फिर ऐसे डिक्शनरी में सेट करने को आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और डिक्शनरी वाला तो सबसे आसान होता है दोस्तों। चलो, डिक्शनरी में आपको पता है ए बी सी डी में अल्फाबेट सेट होते हैं, तो यहाँ देखो सब टी में है तो टी तो पहले रहेगा ही रहेगा, फिर ई है तो ई भी भैया रहेगा। अब ई के बाद देखो ए बी सी डी में कौन पहले आता है, ए आता है ना, तो पहले तो ए आएगा। और हमें पूछ कौन सा रहा है, तीसरे पे पूछ रहा है, यानी टीम मेट तो पहला हो गया, ये हमको पता चल गया, टीम मेट पहला हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर टीम मेट पहला है तो ए के बाद क्या आता है दोस्तों, देखो सी आता है, और सी दोनों ही में है, टेक्निकल में भी है, टेक्निक में भी है, टेक्नोलॉजी में, तीनों ही में है। अब सी के बाद एच आता है तीनों में, तो वो भी तीनों ही में है, यहां मामला फंस गया। एच के बाद एन भी तीनों ही में है। अब आई पहले है या ओ, ये आप बताओ। तो दोस्तों आई पहले है, तो यानी अब आई आपको दो जगह मिला, आई आपको देखो दो जगह मिल गया ना यहाँ पे। अब आई के बाद देखो सी पहले है या क्यू पहले है, तो आपने कहा रे सी पहले है, तो आपने इसको कह दिया सर ये जो है पहला हुआ और टेक्निकल दूसरा हो गया। अब सी के बाद दोस्तों कौन पहले आएगा, क्यू आएगा या आपका एल आएगा, तो ये आपका क्यू हो गया ना, तो टेक्निक हो गया तीसरे नंबर पे, टेक्नोलॉजी चौथे नंबर पे। ये बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें फिर वही बताना है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे एल हैं जिनके ठीक पहले पी है और ठीक बाद में यू है। ठीक है, कहने का मतलब है कितने एल ऐसे हैं, एल के पहले पी है और एल के बाद क्यू है। तो वो आराम से यहाँ पे एक काम करो, पॉज करो वीडियो को और छांटो। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। दो हैं इसमें ऐसे, ये आप छांटो। 133 टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बच्चों को भी दे दो तो वो भी कर लेगा दोस्तों। टीचर से क्या नहीं लिखा जा सकता, अब देख लो यार इसमें कौन से अल्फाबेट हैं जो यहाँ पे नहीं है, वो हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो टीचर से क्या नहीं लिखा जा सकता, चेयर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भैया यहाँ आई कहीं नहीं है। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन होते हैं सब। लेखक जिस प्रकार उपन्यास से संबंधित है उसी प्रकार कोरियोग्राफर किससे संबंधित है, अरे ये तो और लड्डू मिल गया आपको, है ना। तो कोरियोग्राफर भैया किससे संबंधित होता है, डांस से होता है। ठीक है, चलो 135 देख लेते हैं। टेल को 42 लिखा है, टेल को कितना लिखा है 42, तो गॉड को क्या लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न बना लेते हैं। टेल है 42, कैसे आया 42, चलो देखते हैं। टी ए बी सी डी में 20 पे होता है, प्लस ए बी सी डी में 1 में होता है,
IABCD में 9 में होता है और LABCD में 12 में होता है। तो इन सब का सम करो तो 42 आ रहा है। तो 42 आ रहा है। इसी तरह गॉड का सम कर दो भैया। जी मतलब भगवान, जी भगवान कह रहा हूँ, जी कौन से पे होता है ABCD में? 7 पे होता है। O 15 पे होता है। P 4 पे होता है। तो 15 4 19 और 7 26 हो गया। था ना आसान एकदम। एक आकृति वाला क्वेश्चन आता ही आता है, एक आकृति वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब इसमें बताना दी गई आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं, मतलब कितने स्क्वायर बन रहे हैं दोस्तों। तो देखो एक तो ये बाहर हो गया, ठीक है, एक ये अंदर हो गया 2, एक उसके अंदर 3, ठीक है, और फिर उसके एक चीज़ और ध्यान दोगे तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर बनेगा। मतलब कहने का मतलब है काउंट कर लोगे अगर आप इसको, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फिर एक ये बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके दोस्तों टोटल 7 बनेंगे ना। तो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलो 137 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो हिस्ट्री आ गई, इसमें रीजनिंग भी बन गई, ठीक है। तो इससे आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? तो सबसे पहले समुद्रगुप्त, आपको पता होगा समुद्रगुप्त आएगा सबसे पहले। क्या टाइम पीरियड है इसका? 335 से 375, ये समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है। फिर आता है आपका रामगुप्त, रामगुप्त का टाइम पीरियड है 375। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आता है 375 से 415। फिर बच गया आपका लास्ट में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त कब आएगा? 415 से 455, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान है। तो इसके हिसाब से अगर चला जाए सीरीज हो गई बी, ठीक है। चलो कितने सही हुए दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो यार, 2 मिनट लगेगा। न्यूक्लियर शब्द के जल प्रतिबिंब में कितने अक्षर अपने मूल रूप के समाई समान दिखाई पड़ेंगे? तो यार ये तो बहुत आसान हो गया, मैंने आपको ABCD बताई थी ना, कितने अक्षर एकदम वैसे ही दिखते हैं। अगर याद है तो जरा कमेंट में बता दो, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। बता दो ज़रा कमेंट में कितने अक्षर एक समान दिखेंगे दोस्तों। तो 2 अक्षर एकदम एक समान दिखेंगे, कौन से हैं वो कमेंट में फटाक से मुझे बताओ, क्योंकि 9 अक्षर एक जैसे दिखते हैं ABCD में। जरा बताओ कमेंट में वो 2 कौन से होंगे। चलो 139, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है दोस्तों? कौन शेष 3 से भिन्न है, मतलब ऑड है दोस्तों, ठीक है। तो देखो रेडियन, एंगल, ओम या वोल्ट, इसमें से कौन अलग हो जाएगा ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए इन सब में से आपको दिख रहा होगा रेडियन, कोण, ओम, वोल्ट। कोण जो है दोस्तों ये क्या होता है? एंगल होता है। कोण क्या होता है? एंगल होता है। बाकी ये सब यूनिट है फिजिक्स में ना, तो ये अलग हो गई। कहने का मतलब है बी हो गया आंसर। चलिए दोस्तों 140 देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर आए ये जरूर बताना। कौन इनमें से ऑड है ये बताना है। फतेहपुर सिकरी, जोधाबाई महल, जहांगीर महल या बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। इनमें से कौन सा अलग है? तो दोस्तों जहांगीर महल की अगर बात करें ये मध्य प्रदेश में है, बाकी ये तीनों उत्तर प्रदेश में है ना, तो ये ऑड हो जाएगी। ये तीनों यूपी में है, जहांगीर महल आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो देखो दोस्तों 140 में कितने नंबर आए कमेंट में बताओ। कमेंट में सबके देखता हूँ, आप उसकी चिंता मत करा करो, मैं सबके पढ़ता हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। ऐसे ही वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। 10 टेस्ट कराऊंगा। अब ये तो RO है, अभी UP PCS में भी आपको मैं तगड़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ हर चीज़ की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों।